बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग सेल टॉपिक की बात कर रहे थे, सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आज जानने की कोशिश करते हैं बच्चे। सेल मेम्ब्रेन की बात कीजिएगा, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता कैसा है बच्चे? सेल मेम्ब्रेन बोल लीजिएगा, ये आपको थिन लेयर होता है, थिक लेयर या थिन लेयर। तो कोई आपसे पूछे तो बोल लीजिएगा थिन लेयर। और अगर सेल वॉल की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए थिक लेयर। अगर कोई पूछते लिविंग होता है या डेड होता है तो आप क्या बताएंगे? सर ये डेड स्ट्रक्चर होता है, सॉरी लिविंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चे? लिविंग स्ट्रक्चर बोल लीजिएगा। यहाँ पे ये लिविंग स्ट्रक्चर दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे। अब इसको बोलते हैं क्वासी फ्लूइड नेचर। कहने का मतलब आधा सॉलिड के जैसा होगा, आधा लिक्विड के जैसा होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेमी फ्लूइड या सेमी सॉलिड या बोल लीजिएगा क्वासी फ्लूइड। अगले पॉइंट पे सेल मेम्ब्रेन के बारे में एनसीईआरटी दोनों पॉइंट लिखता है बच्चे, है ना। एक जगह सेलेक्टिव परमिएबल लिखा है और दूसरी जगह पे सेमी परमिएबल लिखा है। तो हम सर क्या मान के चलेंगे? तो आपको बच्चे मान के चलना है सेलेक्टिव परमिएबल। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अब बात आती है कि सेल मेम्ब्रेन सर प्रेजेंट कहां पे रहता है? प्रोकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में? तो आपसे बच्चे कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन कहां पे प्रेजेंट रहता है तो आप बोलिएगा सर ये सेल का जो मेम्ब्रेन है ना सब जगह प्रेजेंट रहेगा। कोई सा भी सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, हर जगह पे सेल मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सब जगह पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। इन all living or in all living organisms cell membrane is made up of lipid and protein। बात आती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है which of the following structure is same in all living organism। तो आपके मन में सवाल चल रहा होता है सर राइबोसोम तो होता है ना। भाई मैं पूछा होता है या नहीं होता, ये नहीं पूछा, सिमिलर स्ट्रक्चर कौन सा है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर बच्चे कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। वहां पे कंपोजिशन सबका लगभग सिमिलर रहता है, लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ही बना होगा, सब जगह ऐसा ही होगा, है ना। अब सेल मेम्ब्रेन का स्टडी करना कब पॉसिबल हो पाया बच्चे? सेल मेम्ब्रेन का स्टडी करना जब माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्टडी करना पॉसिबल हमारे लिए हो पाया। सर सेल मेम्ब्रेन को किसी और नाम से जानते हैं क्या? हाँ बच्चे बोल देते हैं इसको बायोमेम्ब्रेन। बायोमेम्ब्रेन या इसी को बोल लीजिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। या इसी का नाम ले लीजिएगा बच्चे प्लाज्मा लेमा। ये हो गया बच्चे आपका प्लाज्मा लेमा। डन, ये बातें हो गई। सेल मेम्ब्रेन का तीन नाम, बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। उसके बाद फिर आ जाइएगा ये सेल मेम्ब्रेन की बात कीजिएगा बच्चे, वही देखिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन तीनों नाम दिया हुआ है बच्चे। आगे की ओर बढ़ते बच्चे। अब नॉर्मल सेल, एवरेज सेल में जो बाकी सारे सेल हैं उसमें किस चीज का बना होता है सेल मेम्ब्रेन, इसकी बात करते हैं। तो तीन कंटेंट आपको दिखेगा। पहला कंटेंट आपको दिखा बच्चे प्रोटीन, दूसरा कंटेंट आपको दिखा लिपिड और तीसरा कंटेंट क्या दिखा? कार्बोहाइड्रेट। अब सेल कोई सा भी हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, कोई सा भी सेल हो, भाई बना तो होगा यही तीन चीज का। सेल मेम्ब्रेन बना होगा लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का। अगर कोई पूछते नॉर्मल सेल में प्रोटीन का अमाउंट कितना होता है तो बोल लीजिएगा 58 to 59%, और लिपिड का अमाउंट बोल लीजिएगा तो आप क्या बोल लीजिएगा 40%। कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट की बात कर लीजिएगा 1 to 2%। अगर मैं बात कर लूं एरिथ्रोसाइट सेल की, है ना, आरबीसी के मेम्ब्रेन की बात कर लूं, या बोल लीजिएगा एरिथ्रोसाइट सेल की बात करते हैं, एरिथ्रोसाइट सेल की बात करते हैं। एरिथ्रोसाइट सेल की बात कीजिएगा, एरिथ्रोसाइट कहने का मतलब क्या बच्चे? आरबीसी, है ना। तो आरबीसी में प्रोटीन का अमाउंट क्या देखने को मिलेगा? 52%। लिपिड का अमाउंट कितना देखने को मिलेगा? 40%। और जबकि कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कितना देखने को मिलेगा? 8%। चेंज कहां कहां पे हुआ बच्चे? यहां पे देखिएगा 58%, 59% था, यहां 52%। कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन यहां पे क्या हो गया? हाई हो गया। The ratio of protein and lipid varies in different type of cell। बना तो होगा सब लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन हर सेल में रेशियो क्या होगा? थोड़ा वेरिएबल होगा, थोड़ा चेंज हो सकता है। किसी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा तो किसी में लिपिड ज्यादा, किसी में प्रोटीन ज्यादा। आगे की ओर बढ़ते बच्चे। अब बात कर लीजिएगा, बताएं कि सेल का मेम्ब्रेन तीन चीजों से बना हुआ था। पहला
प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट और तीसरे लिपिड की बात कर रहे थे। तो हम पहले लिपिड की बात करते हैं। लिपिड दो तरह का आपको देखने को मिलेगा बच्चे। अगर लिपिड की बात कीजिएगा तो लिपिड दो तरह का देखने को मिलेगा। अगर लिपिड की बात की है तो यहाँ पे दो तरह का लिपिड देखने को मिलेगा। कौन कौन सा लिपिड? पहले लिपिड की बात कर लीजिएगा फॉस्फोलिपिड है, और दूसरे लिपिड की बात कर लीजिएगा बच्चे तो दूसरे में यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है क्या? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, दो तरह के लिपिड देखने को मिले, पहला फॉस्फोलिपिड और दूसरा कोलेस्ट्रॉल। हम पहले की बात करते हैं बच्चे, फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं। तो फॉस्फोलिपिड को बोल देते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्यों बोलते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल? इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे। जैसे यहां पे आपको ये वाला दिख रहा है, आप बोल लीजिएगा डॉल का हेड रीजन और डॉल का टेल रीजन। ये वाला डॉल का हेड रीजन दिख रहा है और ये डॉल का टेल रीजन दिख रहा है। इसको बोल लीजिएगा हेड, है ना। इसको क्या बोल लिए बच्चे? हेड बोल लिए। और इसको क्या बोल लीजिएगा? टेल बोल दिए, है ना। इसको बोल दिए टेल। डन। हेड की बात करते हैं बच्चे तो हेड को बोल देते हैं ये पोलर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पोलर। और अगर टेल की बात कीजिएगा बच्चे तो इसको बोल देते हैं नॉन पोलर। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। ठीक है, तो यहां पे दो रीजन दिखा, हेड पोलर दिखा और ये टेल दिखेगा कैसा? नॉन पोलर, है ना। अब यहाँ पे आप पोलर की बात करते हैं। इतना सारा स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बात बताएं। क्या बात बताएं बच्चे? कि ये जो पोलर पार्ट है वो कौन सा होगा? पोलर पार्ट बोल लीजिएगा हेड होगा, है ना। और टेल पोर्शन कैसा होगा? नॉन पोलर होगा, है ना। टेल पोर्शन नॉन पोलर दिख रहा था। अब पोलर और नॉन पोलर दोनों दिख रहा है फॉस्फोलिपिड में, इसी की वजह से इसको क्या बोल देते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्या बोल देते हैं? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, है ना। जैसे ये वाला पूरा का पूरा हेड पोर्शन दिख रहा था, ये टेल दिख रहा था। टेल में भी एक टेल सैचुरेटेड और दूसरा टेल कैसा दिख रहा था? अनसैचुरेटेड, है ना। ये एक टेल जो था सैचुरेटेड फैटी एसिड का बना और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बना हुआ है। यही बच्चे मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे बनाया हूं। ये वाला आपको हेड रीजन दिख रहा था, हाइड्रोफिलिक हेड, है ना। यहाँ पे देखिएगा ये पोर्शन, हेड पोर्शन, ये जो हेड था, हेड को पानी से बड़ा प्यार है ना। और अगर पानी से प्यार है तो इसके लिए टर्म क्या यूज कर रहे थे? हाइड्रोफिलिक। और भाई पानी से डर लग रहा था तो इसको बोल दिए हाइड्रोफोबिक। तो टेल रीजन जो है बच्चे आपका नॉन पोलर है और इसके साथ साथ क्या है? हाइड्रोफोबिक था। हाइड्रोफोबिक था, है ना। इसी को यहाँ पे डायग्राम के रूप में दिखाया गया है। ये टेल रीजन दिख रहा है, टेल को हाइड्रोफोबिक बोल लीजिएगा और हेड को हाइड्रोफिलिक बोल लीजिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे। अब हेड में आप क्या देखें? हेड में ये आपका पोलर पार्ट था, टेल कैसा था? नॉन पोलर। और नॉन पोलर में दो तरह का पार्ट देखने को मिल रहा था, है ना। क्या? फैटी एसिड दो तरह का देखने को मिल रहा था, एक सैचुरेटेड था और दूसरा अनसैचुरेटेड। सर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहने का मतलब क्या होता है? तो बच्चे कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखे, है ना, ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा? सैचुरेटेड, है ना। उसके बाद अगर सैचुरेटेड है तो इसका नेचर कैसा होगा? सॉलिड नेचर। कैसा होगा? सॉलिड नेचर होगा। जैसे आप घी की बात कीजिएगा, जैसे टेम्परेचर कम होने लगता है तो ये सॉलिड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर बात कर लिए किसकी? ये हायर टेम्परेचर पे घी की बात कर लिए तो ऑयल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ना। अगले पॉइंट पे आइएगा। अनसैचुरेटेड की बात कीजिएगा तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है तो आप इसको क्या बोल लीजिएगा? अनसैचुरेटेड, है ना। अनसैचुरेटेड की बात कीजिएगा, टेम्परेचर कुछ भी रहे, हर हमेशा ये लिक्विड कंडीशन पे ही रहेगा, है ना, फ्लूइडल कंडीशन पे ही रहेगा। जैसे आप ऑयल की बात कर सकते हैं, है ना। टेम्परेचर कितना भी कम जाए, क्या ऑयल जम जाता है? क्या नहीं जमता है। तो ऑयल किसका एग्जांपल हो गया? अनसैचुरेटेड का एग्जांपल हो गया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सर सैचुरेटेड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों ही दिख रहा है, सर अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड अरेंज किस फॉर्मेट में होता है। जैसे मैं बोल लूं ये आपको सेल दिख रहा है, ये सेल दिख रहा है, ये सेल का मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, ये सेल का मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, ये सेल का मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, सेल का मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल का मेम्ब्रेन है। अंदर में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। और बाहर में क्या बोल लीजिएगा? सर बाहर में भी कुछ रहेगा, हाँ रहेगा ना। क्या रहेगा भाई? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना। तो सेल के बाहर में यहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड,
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देखने को मिला। अच्छा सुनिएगा वापस, अब इस सेल के मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो सेल के मेम्ब्रेन में यहां ध्यान दीजिएगा, सेल के मेम्ब्रेन में ये आपको लिपिड, फॉस्फोलिपिड दिख रहा था, तो ये फॉस्फोलिपिड सिंगल लेयर में रहेगा या डबल लेयर के फॉर्मेट में रहेगा, हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिंगल लेयर में एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है ना। देखिएगा भाई, इस तेल को पानी से नफरत था, इसके लिए हम बोल रहे थे कैसा है, हाइड्रोफोबिक है, क्या है, हाइड्रोफोबिक, है ना, हाइड्रोफोबिक है। अब देखिएगा, इस तेल को पानी से नफरत था तो पानी से दूर जाना चाहेगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में मेन कंटेंट क्या है, वाटर, ये पानी से दूर बेचारा इधर की ओर मुंह फेरा, है ना, इधर की ओर मुंह फेरा, लेकिन इधर की ओर मुंह फेरा तो तुरंत उधर भी पानी है, जाए तो जाए कहां, दोनों तरफ पानी ही पानी, है ना। तो अब बच्चे इसको हाइड्रोफोबिक पोर्शन को, दो हाइड्रोफोबिक पोर्शन को हम एक साथ ले लेते हैं, आप इसको बोल लीजिएगा ये वाला हेड रीजन और ये वाला हेड रीजन, यहां पे हाइड्रोफोबिक टेल और यहां पे हाइड्रोफोबिक टेल, ये वाला एक्चुअली में सेल का मेम्ब्रेन दिख रहा था, ये वाला सेल का मेम्ब्रेनस पार्ट दिख रहा था, है ना। इधर की ओर साइटोप्लाज्म, इधर की ओर क्या दिखेगा आपको, साइटोप्लाज्म दिखेगा, और यहां पे बाहर की ओर क्या बोल लीजिएगा, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दिखेगा। डन। अब बीच में रह गया भाई, इधर पानी इधर पानी, ये वाला तो हाइड्रोफिलिक है ना, ये वाला हाइड्रोफिलिक है ना, क्या दिक्कत है, बीच में हाइड्रोफोबिक आ गया, यहां पानी से दूर रहेगा। ये देखिएगा, हाइड्रोफोबिक टेल पोर्शन जो है पानी से दूर रहता है, और हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो पानी से प्यार करेगा, भाई पानी के पास रहेगा। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा, तो यहां पे देखिएगा, इसी पॉइंट को समझाने की कोशिश की गई है। यहां पे ये वाला हाइड्रोफिलिक पोर्शन दिख रहा है आपको, यहां पे हाइड्रोफिलिक पोर्शन दिख रहा है, सर ये है क्या, समझ ही नहीं पा रहे हैं भाई, कुछ नहीं है, ये सेल का मेम्ब्रेन है, इसी को मैं खींच के थोड़ा बड़ा कर दिया हूं, है ना, इसको खींच के थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की है। तो देखिएगा, यहां पे अगर मैं इसको खींच के अलावा इस पोर्शन को काट के निकालूं और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं यहां पे इस तरह से, तो ये वाला आपको यहां पे ये इस तरह से लिपिड का बाई लेयर के रूप में अरेंजमेंट दिखता है, लिपिड का इस तरह से बाई लेयर के रूप में अरेंजमेंट देखने को मिलता है। डन, ये आपको इस तरह से लिपिड का बाई लेयर अरेंज रहता है, ठीक है। यहां पे देखिएगा, अब ये इस तरफ क्या दिखेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दिखेगा, ECF दिखेगा, इस तरफ क्या दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा। देखिएगा, दोनों टेल पानी से दूर है, क्या बाहर के भी पानी से दूर है और अंदर के पानी से भी दूर है, तो लिपिड लेयर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंगल लेयर या डबल लेयर के फॉर्म में, सर डबल लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सिंगल लेयर में तो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, तो स्टेबिलिटी के लिए डबल लेयर के रूप में आ जाता है, इसीलिए हम बोल देते हैं बाई लेयर। अच्छा, मैं पूछूं पानी के तरफ कौन रहेगा, टुवर्ड्स वाटर सरफेस कौन रहेगा, सर हेड रहेगा, और अवे फ्रॉम वाटर कौन रहेगा, तो टेल रहेगा, है ना। देखिएगा, टेल इनसाइड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट, टेल अंदर की ओर है ताकि एक्वस एनवायरनमेंट से ये बच सके। टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड विल टुगेदर फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन, बता चुका हूं कि फॉस्फोलिपिड का दो लेयर सेल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा, क्यों, ताकि वो पानी से अपने आप को बचा सके, है ना। अगले पॉइंट पे आइएगा, अगर हम बात कर लेते हैं सेल की, अगर आपको सेल का मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करना है, सेल का मेम्ब्रेन ना कि ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन, तो सेल का ऑर्गेनेल्स के सेल के मेम्ब्रेन्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा सेल उठा लें जिसकी वजह से आप जिससे कि आराम से आप सेल के मेम्ब्रेन का स्टडी कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सर हम आरबीसी को ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन होगा भाई क्यों आरबीसी को ले लेंगे, हम प्लांट सेल, एनिमल सेल, कोई दूसरा एनिमल सेल क्यों ना ले लें, तो आप बड़े प्यार से आंसर देंगे सर क्योंकि बाकी सारे सेल में सेल ऑर्गेनल्स होगा, चूंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स होगा, और मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स है तो उसका भी मेम्ब्रेन तो किसके जैसा होगा भाई, सेल के मेम्ब्रेन के जैसा ही होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे सेल को लेते हैं जहां पे मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, तो आरबीसी को चूज कर लिए, मैच्योर आरबीसी को चूज कर लिए, है ना, ताकि यहां पे आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को, सेल मेम्ब्रेन के अलावा बाकी सारा मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स नहीं देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है तो आराम से हम स्टडी कर सकते हैं। सो a study on the human RBC membrane enable the scientist to deduce the possible structure of plasma membrane। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, गोल्जी बॉडी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता और न्यूक्लियस भी नहीं होता, इसकी वजह से हम आराम से
सेल के मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे आइएगा। तो बाकी सारे सेल के मेम्ब्रेन के मॉडल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। बाकी सारे सेल के मेम्ब्रेन के मॉडल कहने का मतलब सेल के मेम्ब्रेन में किस तरह से प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट अरेंज रहता है। तो सबसे पहला मॉडल दिया गया था बच्चे सैंडविच मॉडल, जिसको हम बोल देते हैं ट्राइलेमलर मॉडल, है ना। किसके द्वारा दिया गया था? डेप्सन और डैनियल के द्वारा दिया गया था, है ना। ये सारा शायद क्वेश्चन में आए, लेकिन बस सेल के मेम्ब्रेन को समझने के लिए एक बार देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, कुछ घबराने वाली बात नहीं, एक बार देख लिया, समझ में आ गया, वेल एंड गुड। और अगर नहीं समझ में आता है तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल से, तो मैं इसको फास्ट कवर करवा दूंगा। अब डेप्सन और डैनियल के मॉडल में क्या बताया गया था? बाहर की ओर दो प्रोटीनेशियस लेयर है और बीच में लिपिड का बाई लेयर है ना। अब सुनिएगा, अब इस पोर्शन की बात कर लीजिएगा बच्चे। ये पोर्शन क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक पोर्शन, और सॉरी हाइड्रोफोबिक। ये वाला क्या बोल लीजिएगा बच्चे? हाइड्रोफोबिक, क्योंकि टेल रीजन दिख रहा है ना, फोबिक, हाइड्रोफोबिक पोर्शन है। और ये वाले पोर्शन को क्या बोल लीजिएगा? हाइड्रोफिलिक जोन। ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन को क्या बोल लीजिएगा? हाइड्रोफिलिक जोन, है ना। दिस वन इज हाइड्रोफिलिक जोन। और यहां से लेके ये वाला जो रीजन दिख रहा है, यहां से ये वाला जो रीजन दिख रहा है, इसको बोल लीजिएगा हाइड्रोफोबिक जोन, है ना। तो इस मॉडल में क्या बताने की कोशिश की गई कि भाई प्रोटीन बाहर में और अंदर में अरेंज है, और बीच में क्या अरेंज है? सर लिपिड का बाई लेयर अरेंज है ना। ड्रॉबैक क्या है इस मॉडल का? इस मॉडल का ड्रॉबैक आया कि ये फ्लूइडिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है और सेलेक्टिव परमेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाता। सर नहीं बातें समझ में आ रही है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं भाई? बताएं। सैंडविच मॉडल इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सैंडविच मॉडल, या क्यों बोलते हैं ट्राइलेमलर मॉडल? एक लेयर नीचे में प्रोटीन का, पहला लेयर हो गया प्रोटीन का, ऊपर में दूसरा लेयर हो गया प्रोटीन का, और बीच में कौन लेयर है? बीच में लिपिड बाई लेयर है। कितने लेयर हुए? 3 लेयर, इसलिए इसका नाम क्या दिए? ट्राइलेमलर मॉडल। अच्छा, सैंडविच के दो ब्रेड के बीच में वेजिटेबल्स डाला हुआ, देखिए ना, दो ब्रेड के बीच में वेजिटेबल्स डाला हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल दिए? सैंडविच मॉडल। डन। ये जो ब्रेड था वो ब्रेड है किसका? प्रोटीन का। और वेजिटेबल्स किसका है? लिपिड बाई लेयर का। किसका? लिपिड बाई लेयर का। ठीक है सर, और कुछ बताना है यहाँ पे? भाई एक बातें और सुन लीजिएगा। क्या? इसके साइज की बात कर लीजिएगा, इसके विड्थ की बात कर लीजिएगा, 20 एंगस्ट्रम होता है। इसके विड्थ की बात कर लीजिएगा, 20 एंगस्ट्रम होता है। और यहाँ पे जो लिपिड का बाई लेयर है इसका 34 एंगस्ट्रम, और कुल मिला के कितना हो जाएगा बच्चे? 74 एंगस्ट्रम। तो मेम्ब्रेन का, सेल के मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना हो जाएगा? 74 एंगस्ट्रम। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सर ये बताइए कि सेलेक्टिव परमेबिलिटी और फ्लूइडिटी को कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था? अच्छा सुनिएगा, यहां तक तो वाटर सोल्युबल सब्सटेंस, यहां से कलर चेंज कर रहा हूं बच्चे, देखिएगा, है ना। सर यहां ब्लू कलर ले लेता हूं। तो यहां से ये वाला तक तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस समझ में आ जाएगा, यहां तक तो आ सकता है। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस यहां तक पहुंच गया, लेकिन क्या ये हाइड्रोफोबिक लेयर जो है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को, वाटर सोल्युबल सब्सटेंस को, हाइड्रोफिलिक मोटिव वाले सब्सटेंस को पास करने देगा क्या? नहीं पास करने देगा। तो क्या सेल के अंदर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जाना या आने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? पड़ेगी। तो भाई क्या सेल के अंदर जो वाटर सोल्युबल सब्सटेंस आने की बात और जाने की बात एक्सप्लेन कर पा रहा है? ये नहीं कर पा रहा है। दैट वाज द ड्रॉबैक। फ्लूइडिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। दैट वाज द ड्रॉबैक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिएगा बच्चे। तो अगला मॉडल था हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या कहता है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल सबसे पहले दिया गया था बच्चे रॉबर्टसन के द्वारा। इस मॉडल के द्वारा क्या समझाने की कोशिश की गई है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। चाहे वो मेम्ब्रेन सेल के ऑर्गेनल्स का हो, चाहे वो मेम्ब्रेन सेल का हो, है ना, ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होंगे। ऑल द सेलुलर एंड ऑर्गेनल मेम्ब्रेन आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर बट डिफरेंट इन केमिकली एंड साइज वाइज। ये अगर बात कर लीजिएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ये भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स है। तो ये सारे में सेल ऑर्गेनल्स में जो मेम्ब्रेन होगा
या सेल का जो मेम्ब्रेन होगा स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होगा, सिमिलर होगा। केमिकल कंपोजिशन में थोड़ा डिफर हो सकता है ना, कंपोजिशन नहीं रेशियो में डिफर हो सकता है, कंपोजिशन के रेशियो में, प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट के रेशियो में डिफर हो सकता है, और साइज वाइज डिफर कर सकता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो ये बातें तो वही थी, सेल का मेम्ब्रेन वही था, 75 एंगस्ट्रम 74 एंगस्ट्रम, ऊपर नीचे प्रोटीन का लेयर, बीच में लिपिड बाई लेयर। ड्रॉबैक क्या है भाई, वही सेलेक्टिव परमेबिलिटी और फ्लूइडिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अगले पॉइंट पे आइएगा। सबसे एडवांस और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, मोस्ट रिसेंट मॉडल की बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन का, वो था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, है ना। और इसी से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चे। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल की बात की जगह तो ये दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा 1972 में। लेटेस्ट मॉडल है बच्चे, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। अब इस मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल के में देखने की कोशिश करते हैं कि इनके द्वारा प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का अरेंजमेंट किस रूप में एक्सप्लेन किया गया। सो प्रोटीन आर अरेंज इन फॉस्फोलिपिड लेयर एज मोजाइक पैटर्न। मोजाइक कहने का मतलब कोई पैटर्न ही नहीं है, बिखरा पड़ा है। तो प्रोटीन जो था लिपिड के लेयर के बीच में कहीं कहीं बिखरा पड़ा था, कोई फिक्स पैटर्न नहीं था, डिफिनिट पैटर्न था ही नहीं। स्ट्रक्चर के रूप में दिखाएंगे बच्चे आपको। प्रोटीन आर आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्या बताया गया है, समुद्र है फॉस्फोलिपिड का और उसके बीच में कहीं कहीं पे बर्फ के चट्टान रखे हुए हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, प्रोटीन आर आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा बच्चे। अब बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखेंगे बच्चे, प्रोटीन कहीं कहीं पे बिखरा पड़ा है, आप देख पाएंगे यहां पे भी प्रोटीन कहीं कहीं पे बिखरा पड़ा है। ये डायग्राम ज्यादा क्लियर हो पाएगा। प्रोटीन यहां पे आपको दिख रहा है, ये वाला प्रोटीन दिख रहा है, ये प्रोटीन दिख रहा है, ये प्रोटीन दिख रहा है, बाहर में ये प्रोटीन दिख रहा है कुछ। तो प्रोटीन सारा बिखरा पड़ा है, अरेंजमेंट ढंग का है ही नहीं, इसलिए क्या बोलते हैं, प्रोटीन आर अरेंज इन मोजाइक पैटर्न, कोई पैटर्न फिक्स है ही नहीं। अच्छा, अब स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रोटीन जो बाहर में प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम क्या दे दीजिएगा बच्चे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्योंकि जो बाहर में प्रोटीन है, एक्सटर्नल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसी का नाम देते हैं। अब अंदर की ओर चलिएगा। अंदर में दो तरह के प्रोटीन आपको दिख रहे हैं, पहला पार्शियली वरीड और दूसरा टोटली वरीड। जो पूरी तरह से लिपिड के मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है टोटली वरीड, आधा धंसा हुआ है पार्शियली वरीड। लेकिन अंदर में इसलिए क्या नाम दे दिए, इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या नाम दे दिए, इंट्रिंसिक प्रोटीन। अच्छा बात को सुनिएगा, है ना, ये हो गया बच्चे इंट्रिंसिक प्रोटीन। उसके अलावा देखिएगा यहाँ पर रेड कलर का, बाकी सब तो व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये रेड कलर का दिख रहा है, इसको क्या बोल लीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल। क्या बोल लीजिएगा, सर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है भाई, लिपिड का एक टाइप। जैसे फॉस्फोलिपिड बताएं उसी तरह से यहाँ पे एक और लिपिड का टाइप देखने को मिल रहा है, कोलेस्ट्रॉल, है ना। और ये आपको क्या दिख जाएगा, लिपिड बाइलेयर। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपको बच्चे यहाँ पे आप कुछ प्रोटीन देख पाएंगे, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर देख पाएंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट देख पाएंगे। दिस वन इज ग्लाइकोलिपिड। कौन है, ग्लाइकोलिपिड, है ना। सर क्या होता है भाई, लिपिड से कार्बोहाइड्रेट आके अटैच हो गया, ग्लाइकोलिपिड। सर प्रोटीन से अटैच हो रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन बोल लीजिए। देखिए ना ऊपर में क्या लिख दिए, अगर प्रोटीन से अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड। डन। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे। तो यहां पे देखिएगा प्रोटीन बाहर में जो अरेंज है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, अगर अंदर में यहां पे कोई प्रोटीन आ गया इंट्रिंसिक प्रोटीन, है ना, और ये दिख जाएगा आपको लिपिड का बाइलेयर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे। अब बात आती है कि सर इसका कंपोजिशन आप बताएं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बताएं, है ना। तो लिपिड के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। लिपिड की बात करते बच्चे, तो लिपिड आपको बताएं दो तरह का होता है, एक फॉस्फोलिपिड, दूसरा कोलेस्ट्रॉल। हम पहले बात करेंगे बच्चे फॉस्फोलिपिड की बात। तो फॉस्फोलिपिड में क्या बताएं, आपको हेड रीजन देखने को मिलेगा और टेल रीजन देखने को मिलेगा। हेड की बात की जगह हाइड्रोफिलिक होगा, पोलर होगा, टेल की बात की जगह हाइड्रोफोबिक होगा और नॉन पोलर होगा। एक टेल आपको अनसैचुरेटेड दिखेगा बच्चे, दूसरा टेल सैचुरेटेड दिखेगा। सैचुरेटेड कहने का मतलब क्या बोल लीजिएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिर्फ होगा और सॉलिड स्ट्रक्चर होगा, जबकि अनसैचुरेटेड कहने का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखेगा और फ्लूइडल नेचर आपका इसका दिखेगा।
तो अगर कोई पूछ दे आपसे कि सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी किसकी वजह से है, तो आपका आंसर जाएगा फ्लूइडिटी ड्यू टू द अनसैचुरेटेड पार्ट ऑफ फैटी एसिड। किसकी वजह से? फैटी एसिड में भी फैटी एसिड की वजह से है फ्लूइडिटी, और फैटी एसिड में भी किसकी वजह से? तो अनसैचुरेशन की वजह से। अगले पॉइंट पे आइएगा, कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की बात कीजिएगा तो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा रिजिड है, किससे? फॉस्फोलिपिड से। तो मोर रिजिड देन फॉस्फोलिपिड। अब मान लीजिए एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है और दूसरा थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर है, तो दोनों मिलके क्या करेगा? थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। जैसे बलून हम ले लिए, उसको जहां पे फेंक दीजिएगा पानी भर के उसी का शेप लुढ़कता हुआ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हम क्या किए, उसमें थोड़ा सा बालू भर दिए, है ना, तो एक फिक्स शेप आ जाएगा ना, एक ऐसे चिपटा हुआ जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। एक लकड़ी डाल दिए उसके बीच में, है ना, तो क्या हो जाएगा? उसमें एक फिक्स शेप आ जाएगा, है ना, एक फिक्स शेप प्रोवाइड हो जाएगा। पूरी तरह से फ्लेक्सिबल, बालू जब भरे थे तो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल भी नहीं है और पूरी तरह से रिजिड भी नहीं है। इसी तरह का कुछ काम होता है किसका? कोलेस्ट्रॉल का। तो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन एंड प्रेजेंट ओनली इन द मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट। सर आप तो बताएं कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल के मेम्ब्रेन का, और सिर्फ दूसरी बात में बोल रहे सिर्फ यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा, तो प्रोकैरियोट में कौन होगा? भाई प्रोकैरियोट में एक केमिकल रहता है जो उसको होप दिलाता है कि भाई तुम भी स्टेबल हो जाओगे, एंड दैट केमिकल इज कॉल्ड एज होपेनोइड्स। होप दिलाने वाला जो कि इसको मेम्ब्रेन के स्टेबिलिटी के लिए होप दिलाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? होपेनोइड्स। इन प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय होपेनोइड्स। फॉस्फोलिपिड फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगा, कोलेस्ट्रॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, और दोनों मिला के कैसा नेचर हो जाएगा? क्वासी फ्लूइड नेचर हो जाएगा। आधा सॉलिड आधा लिक्विड के जैसा नेचर, और इसी को आप क्या बोल लीजिएगा? क्वासी फ्लूइड नेचर। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा बच्चे। अब क्वासी फ्लूइड नेचर कहने का मतलब क्या बोले? क्वासी फ्लूइड नेचर कहने का मतलब आपको बताएं कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, है ना। देखिएगा, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन इन द ओवरऑल बाइलेयर, है ना। सर लेटरल मूवमेंट होता ही क्या है, इस बात को समझाइएगा। जैसे ये आपको लिपिड का बाइलेयर देखने को मिल रहा था बच्चे, ये लिपिड का बाइलेयर देखने को मिल रहा था, और बीच में आपको प्रोटीन देखने को मिल रहा था, है ना। ये लिपिड का आपको बाइलेयर और बीच में आपको प्रोटीन देखने को मिल रहा था, बीच में आपको प्रोटीन देखने को मिल रहा था। अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मान लीजिएगा, इसको बोले कि भाई सर प्रोटीन का काम क्या होता है? यहाँ पे प्रोटीन का काम होता है बच्चे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को कैरी करना, इसलिए इसको बोल देते हैं कैरियर मॉलिक्यूल, कैरियर प्रोटीन, है ना। तो कैसे कैरी करेगा? इधर से इधर की ओर कैसे लेके आएगा? मान लीजिए ये वाला प्रोटीन यहाँ पे आके, ये वाला वाटर सोल्युबल सब्सटेंस यहाँ पे आके अटैच हुआ, ये टोटली कंप्लीटली रोटेट करेगा, ये कंप्लीटली रोटेट करेगा। तो इसके रोटेशन के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इसके रोटेशन के लिए देखिएगा, क्या इसको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा क्या? दिस इज कॉल्ड एज लेटरल मूवमेंट। अच्छा आप बताइएगा, लेटरल मूवमेंट हो किसका रहा है? तो सर प्रोटीन का भी हो रहा है और लिपिड का हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? तो लिपिड की वजह से हो रहा है। फिर से बोल रहा हूं, देखिएगा लेटरल मूवमेंट करने का मतलब, अगर इसको ये सब्सटेंस इधर सेल का मेम्ब्रेन आउटसाइड, सेल का मेम्ब्रेन इनसाइड, है ना, अब इसको बाहर से अंदर की ओर लेके आना है, तो ये पूरा पूरा कंप्लीट रोटेट करेगा, ये कंप्लीट रोटेट किया। अगर कंप्लीट रोटेशन होगा तो रोटेशन के लिए इसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। लेटरल मूवमेंट किसका हो रहा है? पहले तो ये प्रोटीन पहले ये मोड़ने की कोशिश करेगा, ये इस तरह से ऐसे मोड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे मोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेटरल मूवमेंट कैसे? पहले किसका? प्रोटीन का। लेकिन अगर लिपिड आगे नहीं बढ़ेगा तो ये मोड़ पाएगा क्या? नहीं मोड़ पाएगा। तो लेटरल मूवमेंट हो किसका रहा है? प्रोटीन का और लिपिड का, दोनों का। लेकिन किसकी वजह से हो पा रहा है? तो लिपिड के फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से हो पा रहा है। अगर लिपिड का फ्लेक्सिबल नेचर नहीं रहता तो क्या सेल का मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल सेल के मेम्ब्रेन में ये फ्लूइडिटी आ पाता? नहीं आ पाता। सो दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। अब ये जो मेम्ब्रेन के बीच में मूव कर सकता है, इसी को हम बोल देते हैं फ्लूइडिटी। अब आपसे मैं पूछूं फ्लूइडिटी किसका ज्यादा होगा, इस प्योर वाटर का या हनी वाटर का? तो आप बोलेंगे सर फास्ट मूवमेंट तो प्योर वाटर में होगा और स्लो मूवमेंट किस में होगा? हनी में होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा।
अच्छा फिर से एक बार सुनिएगा, मैं पूछूं फ्लूइडिटी किसका ज्यादा होगा, तो इन दोनों में फ्लूइडिटी किसका ज्यादा होगा, सर बोलेंगे प्योर वाटर का फ्लूइडिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे फ्लूइडिटी कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूइडिटी इन द मेम्ब्रेन। मान लीजिए ये वाला जो लेयर था ये रिजिड रहता, ये जो लेयर था ना रिजिड रहता, तो क्या सेल एक्सपेंड कर पाता, क्या एक्सपेंड करने के चक्कर में ब्रस्ट कर जाता। तो सेल में जो ग्रोथ हो पा रहा है वो किसकी वजह से, फ्लूइडिटी की वजह से। सेल डिवीजन, मान लीजिए ये वाला जो सेल था इसमें डिवीजन करना था, इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होता तो अंदर की ओर धस पाता क्या, सेल फरोज बन पाता क्या, सर वो तो टूट जाता, जैसे ही अंदर करने की कोशिश करते टूट जाता। तो सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन किसकी वजह से हो पाता है, फ्लूइडिटी की वजह से। अब इंडोसाइटोसिस की बात कीजिएगा, कोई सब्सटेंस आया सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वेसिकल्स के रूप में इसको पैक करके अंदर लाना, अगर मान लीजिएगा कि ये रिजिड रहता तो क्या अंदर की ओर मुड़ पाता, क्या नहीं मुड़ पाता, और नहीं मुड़ पाता तो क्या हम बोल सकते थे इंडोसाइटोसिस हो पाता, क्या नहीं हो पाता। एक्सोसाइटोसिस की बात कीजिएगा, ये सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा और धीरे धीरे ये बाहर की ओर चला जाएगा। तो ये सारा सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, इंडोसाइटोसिस, सेक्रीशन सब किसकी वजह से हो पा रहा है, मेम्ब्रेन के फ्लूइडल नेचर की वजह से हो पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा, अगला दो सेल के बीच में यहां पे इंटरसेलुलर जंक्शन की बात कीजिएगा, तो दो सेल के बीच में जो जंक्शन भी तैयार हो रहा है ये जंक्शन भी किसकी वजह से, फ्लूइडल नेचर की वजह से ही तैयार हो रहा है। ठीक है बच्चे, आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देता हूं, अगले क्लास में फिर आपके टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू।